हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस बैच का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यूनिट 5 चल रहा था। यूनिट 5 में आपका जो है लगभग 30 क्वेश्चन हो चुका था। 2 लेक्चर हुआ है उधर, कितने 30 क्वेश्चन हुआ है। 10 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 40। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो है 40 क्वेश्चन काफ़ी होता है एक चैप्टर में। चूँकि सरफेस केमिस्ट्री है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। यदि पूछेगा तो इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और आपको बताया गया 40। तो कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपका थ्योरी यदि कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अभी कुछ दिन मतलब इस वीक जो है मंडे ट्यूसडे तक क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा आपका, चूँकि बोलने थोड़ा कम बोला गया है। तो जैसे हेल्थ ठीक होगा पूरा, उसके बाद हम लोग जैसे पहले पढ़ रहे थे कंटिन्यू वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है, बीच बीच में ट्राई करते हैं हम कि जब भी अच्छा लगता है तो आपको जो है वीडियो करने का मतलब पढ़ा दिया जा रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लगता है तो हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, बीच में भी डिस्टर्ब होगा कुछ दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे तक। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग देखेंगे अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे किसका क्या आंसर होगा, बताएंगे आप लोग, है ना। क्योंकि आपको पहले बोल दिया अभी टाइम मिल रहा है आपको, बीच में क्लास भी अभी डिस्टर्ब है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आंसर आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आराम से लिखिएगा। लेकिन पहले कमेंट करेंगे, है ना, किसका क्या होगा, जो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब तो अभी 10 मात्र कितना क्वेश्चन देख पाएंगे, 10, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 10 क्वेश्चन अभी देखेंगे तो टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 40 क्वेश्चन काफ़ी होता है एक चैप्टर के लिए, चूँकि आपको पहले बता दिए एक या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। देखिए 5 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, जल्दी से इसको क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। 5 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन, टाइम को बर्बाद न करते हुए देखिए। पहला क्वेश्चन है डायलिसिस इज यूज्ड। डायलिसिस आपको पढ़ाया गया था। डायलिसिस 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। डायलिसिस का हिंदी होता है अपोहन। डायलिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोहन बोलते हैं। अपोहन का जो प्रक्रम है उसको तेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में आपका जो अपोहन है वो तेज हो जाता है। तो अपोहन का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस इज यूज्ड क्या है, अपोहन का उपयोग किया जाता है। पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के शुद्धिकरण में या शोधन में, इसको रिफाइनिंग भी कहा जाता है। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, मतलब कोलॉइड के शुद्धिकरण में किया जाता है, या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन के शुद्धिकरण में। प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, ट्रू का मतलब वास्तविक, मतलब वास्तविक विलयन के शुद्धिकरण में। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं के शुद्धिकरण में। डी नंबर है नन। तो आप जल्दी से कमेंट करें, डायलिसिस का उपयोग किसको शोधन करने में किया जाता है, कोलॉइड को, मेटल को, ट्रू सॉल्यूशन को, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, फटाफट दे, जवाब दे फटाफट। क्या होगा आंसर जी, आंसर हो जाएगा आपका ए। तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, ठीक है। फिर ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय, ब्लड मतलब खून, रक्त, रुधिर, है ना। खून को, ब्लड को क्या क्या हिंदी में बोल सकते हैं, रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, है ना। ये सारे वर्ड हैं, खून का मतलब एक ही है। तो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। कौन सा प्रोसेस से शुद्धिकरण किया जाता है, फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है, डायलिसिस लिखा हुआ है, पेप्टाइजेशन लिखा हुआ है, कोआगुलेशन लिखा हुआ है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन, यानी कि छानकर। डायलिसिस का मतलब अपोहन, पेप्टाइजेशन का मतलब पेप्टीकरण, कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोआगुलेट करना मतलब होता है नीचे बैठ जाना, है ना। स्कंदन इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कंदन।
कोआगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, स्कंदन का मतलब किसी चीज़ का नीचे बैठ जाना। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है जी, छान कर, निस्यंदन इसको बोलते हैं। डायलिसिस मतलब अपोहन, पेप्टाइजेशन का मतलब पेप्टिकरण होता है, कोआगुलेशन का मतलब होता है आपका स्कंदन। तो कौन सा होगा, है ना, बताइए जल्दी से कमेंट करें फटाफट, जितना जल्दी हो सके कमेंट करें। क्या हुआ आंसर जी, डायलिसिस के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ब्लड भी क्या है आपका, क्लोराइड है। ब्लड क्या है आपका, क्लोराइड है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, तो खून चेंज करना पड़ता है, खून को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है समय समय पर। तो कहने का मतलब कौन सा प्रोसेस से खून चेंज किया जा सकता है, जाता है। तो एक तरफ से क्या होता है, मतलब जो आपका जो ब्लड है, एक तरफ से यहाँ क्या किया जाएगा, नस जो होता है नस में डालेगा गंदा, जो जैसे हमारा बॉडी के अंदर दो नसें होते हैं, एक में खराब खून होता है, गंदा खून होता है, एक में शुद्ध खून होता है। तो कहने का मतलब गंदा खून एक तरफ से निकलेगा और शुद्ध खून का जो नली है उसमें डाला जाएगा दूसरी तरफ से। बीच में मशीन होता है जो क्या करता है, डायलिसिस करता है, मतलब उसको फिर शुद्ध करता है। तो कहने का मतलब एक तरफ से ब्लड निकलेगा गंदा खून, दूसरी तरफ से उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब उसको डायलिसिस बोलते हैं। उसके बाद कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कोई भी मेटल का जो है कोलोइडी सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि धातु के कोलोइडी सॉल्ट को बनाया जाता है। धातु के कोलोइडी सॉल्ट को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल इज प्रिपेयर्ड बाय, धातु के कोलोइडी सॉल्ट बनाया जाता है। मतलब धातु को यदि कोलोइड में बदलना चाहेंगे, कोलोइड के रेंज में बदलना चाहेंगे, उसका आकार के रेंज में, तो फिर कैसे किया जाता है। पहला है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन का मतलब पेप्टिकरण, कोआगुलेशन का मतलब स्कंदन, ब्रेडिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रोडायलिसिस। किसके द्वारा, जल्दी से कमेंट करें, कमेंट फटाफट। ब्रेडिक आर्क मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा, कोआगुलेशन का। ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सब कुछ पढ़ाया गया है। ब्रेडिक आर्क मेथड क्या होता है, सब बताया गया। तो किसी मतलब यदि आप मेटल को क्लोराइड में बदलना चाहते हैं, जैसे कौन सा मेटल, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसको यदि आप बदलना चाह रहे हैं किसमें, क्लोराइड के कण में बदलना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग कौन सा प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। क्या होगा जी, ब्रेडिक आर्क मेथड बताया गया था, ब्रेडिक आर्क मेथड। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्रेडिक आर्क मेथड के द्वारा मेटल को क्लोराइड में बदला जा सकता है। उसमें क्या लिया जाता है, दो रॉड लिया जाता है, मेटल का दो रॉड लिया जाता है, उसमें करंट दिया जाता है और दोनों को आर्किंग कराया जाता है, सटाया जाता है। इस तरह से सटाएंगे तो क्या होता है, ये जो मेटल से डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है, किसमें, वेपर में बदल जाता है, और उसको कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस मतलब ठंडा करते हैं, तो फिर आपको क्लोराइड कण प्राप्त होता है। पढ़ाया गया था आपको। CMC का मतलब होता है, CMC बताया गया था, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। क्रांतिक मिसाइल सांद्रता इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसाइल सांद्रता। बताया गया था। क्राफ्ट टेम्परेचर पढ़ाए थे, याद कीजिए, क्राफ्ट टेम्परेचर TK उसको बोले थे, और एक बताए थे क्रिटिकल मिसाइल, है ना। तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि CMC फॉर सॉप, साबुन, C17H कितना 34 और COONA, C35, C17H35 COONA, ठीक है, यानी कि RCOONA भी बोलते हैं साबुन को। तो कहने का मतलब उसका कितना होता है, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितना होता है। क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ उसका मोलारिटी किस रेंज में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है, इसको याद कर लीजिएगा आप, यदि नहीं भी लिखवाए तो इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 10⁻⁻4 से 10⁻3 मोल इंटू लीटर इनवर्स, 10⁻⁻4 टू 10⁻2 मोल इंटू लीटर इनवर्स, 10⁻⁻4 टू 10⁻1 मोल इंटू लीटर इनवर्स, 10⁻⁻4 टू 10⁻5 मोल इंटू लीटर इनवर्स। मोल इंटू लीटर इनवर्स मतलब क्या है, मोलारिटी है। कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी भी कहा जाता है। तो क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन फॉर सॉप्स, साबुन के लिए CMC कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 10⁻⁻4 टू 10⁻3, ये साबुन का क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन है। 10⁻4 टू 10⁻3 मोल इंटू लीटर इनवर्स, याद रखेंगे। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स डिसाइडेड,
मतलब कोलॉइडी, जैसे दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स है या फिर जो कोई भी कोलॉइड है तो उसमें चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो उसको हम कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है? तो कौन सा प्रोसेस से आपको पढ़ाए थे, किस प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं? तो चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स डिसाइडेड, कोलॉइडी कणों पर आवेश निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित किया जाता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के द्वारा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब होता है वैद्युत परासरण के द्वारा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का हिंदी वैद्युत परासरण, वैद्युत परासरण के द्वारा। बी नंबर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब वैद्युत कण संचलन के द्वारा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है वैद्युत कण संचलन के द्वारा। पेप्टाइजेशन का मतलब पेप्टीकरण के द्वारा। इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब वैद्युत अपवहन के द्वारा। इसका मतलब वैद्युत अपवहन, इसका मतलब वैद्युत कण संचलन, इसका मतलब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मतलब वैद्युत परासरण, पेप्टाइजेशन का मतलब पेप्टीकरण। तो कौन होगा बच्चे, किसके द्वारा हम लोग कोलॉइडी कण पर कौन सा चार्ज है, प्लस या माइनस, उसको डिसाइड कर सकते हैं? याद कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा चुके हैं, लंबा चौड़ा भाषण दिया गया उसमें। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है देख लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया गया था कि एक ट्यूब लेते हैं, उसमें एक रिजर्वॉयर होता है, उसमें कोलॉइडी सॉल्यूशन को डालते हैं। एक एंड कैथोड होता है, एक एंड आपका एनोड होता है। जब उसमें करंट देंगे तो यदि कैथोड को यहाँ पॉजिटिव लेंगे, एनोड को यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। यदि कोलॉइडल कण पर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये कैथोड के पास जमा होगा, यदि पॉजिटिव होगा तो एनोड के पास जमा होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म होगा ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद 6 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव ये साथ ही लिखवा ही देते हैं, है ना। क्योंकि देखिए आपको पहले बता दिए कि जो पढ़ाया जा चुका है उसको उसी को पहले पढ़ाया जाएगा, नया शुरू में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो हमारे पास पढ़ने के लिए अभी बहुत है। अभी 6 नंबर चैप्टर है। 6 नंबर पढ़ते पढ़ते हो सकता है पी ब्लॉक ख़त्म होगा तो उसका भी हो जाएगा। रही बात अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताना है, 5 मार्क्स बचाना है। तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन एक चैप्टर में बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताया जाएगा इसमें। क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस इंपॉर्टेंट को साइड करके आपको बताया जाएगा। तो ध्यान देंगे। फिर 2 मार्क्स पहले 2 मार्क्स और 5 मार्क्स एक साथ चलेंगे। जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो 2 मार्क्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको पहले बता देंगे, फिर 5 मार्क्स को बता देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कम होंगे, है ना, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है बोर्ड पे, यहाँ पे ओनली फोकस किया जा रहा है बोर्ड पे किया जाए। पहले बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है और भी दोस्तों को आप बता दें, अभी भी लाभ उठा सकते हैं इसका। ठीक है, स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में अच्छा। तो चलिए फिर हम लोग 5 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ठीक रहेंगे तो फिर आपको 6 का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेटिंग पावर इज, जैसे कि यहाँ पे फ्लोकुलेटिंग पावर जो है डिपेंड करता है चार्ज पे। किस पर करता है? चार्ज। तो 2 तरह के यहाँ पे मतलब पदार्थ लिए जाता है, उन्नीकर्मक पदार्थ जिसको बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग आयंस बोलते हैं। एक जो है पॉजिटिव आपका कोलॉइड के लिए होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के लिए। आपको दोनों ही बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कौन सा कोलॉइड पे पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया गया था। तो उर्णन क्षमता का सही क्रम है फ्लोकुलेटिंग आयंस, है ना। हार्डी-सुल्जे का रूल पढ़े थे, वहाँ देखिएगा। हार्डी-सुल्जे का रूल जब पढ़ाया गया था वहाँ पे देखिएगा। तो उर्णन क्षमता का सही क्रम है, पहला है देखिए FeCN का होल 6, है ना। हेक्सासाइनोफेरेट कहा जाता है इसको। तो ये वाला हो गया। इस पर चार्ज कितना है? -4 है, इस पर 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। इसमें उलट गया है, इसमें क्या हो गया? उलट गया है, मतलब इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा इसका। और डी में इससे भी उलट गया है। तो कहने का मतलब Cl का सबसे ज़्यादा, SO4 का 2- का सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे पावर पर डिपेंड करता है। पावर जिसका ज़्यादा होगा वो उसी का फ्लोकुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। फ्लोकुलेटिंग पावर मतलब उर्णन क्षमता उसी के ज़्यादा होगा। कोआगुलेट करने का पावर उसी का ज़्यादा होगा जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा। यहाँ पे फ्लोकुलेटिंग आयंस का मतलब होता है वैसे आयंस जो क्या करता है,
करता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स को जमा करता है। तो कहने का मतलब किसका ज़्यादा होना चाहिए, आप कमेंट करेंगे सोच के थोड़ा सा। ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव कोलॉइड के लिए है। ये जो उर्निकर्मक उर्णन जो है या ये फ्लोकुलेटिंग पदार्थ जो है वो किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो आप बताएंगे जिस पर तो हार्डी सूले ने क्या बताया कि चार्ज को देखा जाता है, चार्ज जिस पर ज़्यादा होगा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है, कौन सा ऑर्डर सही है, इस पर 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद सी है, याद रखिएगा। तो ये सब याद रखने का चीज़ है, कभी कभार आपसे पूछ देता है तो आप बता सकते हैं। चार्ज को देखिए, जिस पर चार्ज ज़्यादा उसका उर्निकर्मक पावर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उर्णन पावर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। रबर जी ऑब्टेन्ड बाय, रबर किससे प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से किया जाता है, सिंथेटिक प्लास्टिक से किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर से किया जाता है, नन ऑफ दीज। तो रबर किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी पढ़ाया गया था, आपको लिखवा दिया गया, कॉपी में लिखा हुआ है, बाहर नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड बनाता है। तो अब बताइए कौन होगा, रबर इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे प्राप्त होता है जी, लेटेक्स से, कोआगुलेशन ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स का पेड़ होता है, पेड़ से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, उसका कोआगुलेट करके हम लोग रबर प्राप्त करते हैं। रबर मतलब जो टायर वगैरह बनाते हैं वो वल्कनाइजेशन रबर होता है। आगे पढ़ाएंगे आपको, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका पॉलीमर्स, उसमें पढ़ाया जाएगा। आई लोशन अर्जिरोल इज, आई लोशन अर्जिरोल इज, आँख का लोशन अर्जिरोल है, क्या है, गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, कोलोइडल एंटीमनी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये भी पढ़ाया गया था आपको। तो मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड में पढ़ाया गया था। मेडिसिन, अधिकांश मेडिसिन क्या होते हैं आपका कोलोइडल नेचर का होते हैं। तो अब बताइए आँख का लोशन अर्जिरोल जो है कौन सा सोल है, गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, कोलोइडल एंटीमनी है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो पढ़ाया गया था सिल्वर सोल को क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल को अर्जिरोल कहा गया है, यानी कि इससे जो दवा बना उसका नाम अर्जिरोल है। आँख का लोशन है, एक क्या आपका आँख का लोशन है। फिर कोलोइडल एंटीमनी इज यूज्ड, एंटीमनी एस भी होता है, कोलोइडल एंटीमनी इज यूज्ड, कोलोइडी एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। ये भी पढ़ाया गया था आपको। स्टोमच डिसऑर्डर में, पेट की गड़बड़ी में किया जाता है। कालाजार, कालाजार को कालाजार ही कहते हैं, एक तरह का फीवर है। उसके बाद फिर आई लोशन है, आँख का लोशन में किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये लिखा हुआ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसका मतलब होता है अंतःपेशी इंजेक्शन, अंतःपेशी इंजेक्शन। स्टोमच डिसऑर्डर का मतलब पेट की गड़बड़ी में, कालाजार को कालाजार ही बोलेंगे। आई लोशन का आँख का लोशन कहा जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःपेशी इंजेक्शन। किस में किया जाता है बताइए, किसका, एंटीमनी का यूज, कोलोइडल एंटीमनी का यूज किस में किया जाता है, तो आपको पढ़ाया गया था कालाजार, कालाजार में एंटीमनी का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज, ये पता होना चाहिए, दूधिया मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, आई लोशन में, कालाजार में, स्टोमच डिसऑर्डर में, इंजेक्शन में। तो ये भी बताया गया था आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट जब गड़बड़ होता है तो हम लोग बेस खाते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा गया है, मतलब हो जाएगा आंसर सी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है स्टोमच डिसऑर्डर में। स्टोमच का मतलब पेट की गड़बड़ी में। इमल्सिफिकेशन हेल्प्स, पाइसीकरण मदद करता है, क्या में मदद करता है, क्लॉथ वॉशिंग में, कोआगुलेशन, पेप्टाइजेशन, नन, ये भी पढ़ाया था। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप पढ़ाए थे, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, उसमें बताया गया था कि कपड़ा कैसे साफ होता है, तो इमल्सिफिकेशन के कारण होता है, इमल्सन बनने के कारण। तो क्या हो जाए, क्लॉथ वॉशिंग। तो इमल्सिफिकेशन क्या करता है, कपड़ा को, गंदे कपड़े को साफ करने में मदद करता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थोड़ा सा भी ठीक नहीं है हेल्थ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है 2-4 दिन। ठीक हो जाने के बाद फिर रेगुलर हम लोग क्या करेंगे, क्लास करेंगे। टेंशन आपको लेना नहीं, ये मेरा काम है। आप लोग क्या करेंगे कि यदि आपके पास लिंक नहीं जाता है तो हम जानबूझ के लिंक नहीं भेजते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपको लिंक नहीं भेजते हैं, कुछ गड़बड़ी के कारण नहीं जा पा रहा है। लेकिन जब भी हमको टाइम मिलेगा, जब भी हमको अच्छा लगेगा, थोड़ा भी अच्छा फील होगा, आपके लिए काम करेंगे हम। और आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो पीछे बहुत सारी चीज़ पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन जैसे आज पढ़ लिए सॉलिड स्टेट, तो कल सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, परसों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। 6 चैप्टर आपका कंप्लीट पढ़ा हुआ है, 6 चैप्टर आपका कंप्लीट, जो मेन चैप्टर है पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन करते रहिए। 7 चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, उसका लगभग 50% हुआ है, अभी 50% और बचा हुआ है। उसके बाद 8 नंबर चैप्टर 2 या 3 क्लास में ख़त्म होगा, 3 या 4 क्लास में ख़त्म होगा, बहुत छोटा चैप्टर है।
उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब टेंशन लेना नहीं, आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप रिवीजन करते रहें। यदि लिंक नहीं जा पाता किसी कारणवश तो ले, लेकिन आपको खाली टारगेट है कि 15 दिसंबर को ख़त्म होगा तो होगा, हर हाल में होगा, चाहे रात दिन करके हमको पढ़ाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो पढ़ा दिया गया उसको पढ़ते रहिए, ठीक है, आपको बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बच्चे, आज यहीं तक, फिर देखते हैं कल कोशिश करेंगे पढ़ाने का, हो पाएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर वो बता दिया जाएगा, या फिर लिंक नहीं जाएगा तो आप समझ जाइएगा सर का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज का यही पर लेक्चर समाप्त होता है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।